ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा था जो आपके एग्जाम में आ रहा है, आया हुआ था नहीं, जो मतलब अभी चल रहा है आपके जो एग्जाम में आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो है उन बच्चों ने भेजा है जिनका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था। आप भी कर सकते हो अगर आपका एग्जाम हो गया है तो। सर ने नंबर बताया था, यहाँ पे आप मैं दोबारा लिख देता हूँ, 90 44 31 81 14। ठीक है, इस नंबर पे जो है आप अपने क्वेश्चंस को, जो आपका एग्जाम हो रहा है तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो आपको याद है, उसको इस क्वेश्चन पे आप सॉरी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस जिनका एग्जाम हो गया है वो एक छोटी सी वीडियो भी बना करके भेज सकते हैं कि आपको ग्लोबल आईटीआई से हेल्प मिली तो कैसा लगा, मतलब कितना बेहतर रहा हमारे साथ आपका जुड़ करके और आपका कितना फायदा हुआ। अगर आपको हुआ हो तो जो भी जेन्युइन मतलब रिव्यू है आप दे सकते हो, एक छोटी सी वीडियो बना करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस आपको जो क्वेश्चन याद है उनको भी यहाँ पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस वाइज का नाम क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी जीरो टू हीरो वाली सीरीज में कराई थी। ठीक है, आपको मालूम होगा हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, दोनों का जीरो टू हीरो सीरीज दिया था जिसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे और उसमें से छह छह जो होते हैं क्वेश्चन ना, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो चाहे ड्राइंग का, छह के छह पूरे मैच कर जा रहे हैं। ठीक है, और ये मैं नहीं करा, आप कमेंट में नीचे जाकर के वीडियोज में चेक कर सकते हैं। तो थ्योरी का भी मैंने फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का फिटर के लिए दोनों का मैंने जीरो टू हीरो सीरीज करा रखी है। उसको कहाँ से देखना है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। और चलिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे ना यूट्यूब पे, यूट्यूब में आपको क्या सर्च करना है, ग्लोबल आईटीआई, आपको सबसे पहला ही चैनल यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप चैनल पे, अंदर आप जानते हैं दो तीन सेक्शन आपको मिलते हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, इसके बगल में लाइव का सेक्शन होता है। लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर जीरो टू हीरो। ठीक है, तो इस वाले को फर्स्ट ईयर वाले देख सकते हैं और सेकंड ईयर के लिए भी मैंने बनाया था यहाँ पे फिटर थ्योरी आईटीआई सेकंड ईयर जीरो टू हीरो। तो ये चीज मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजें आपने पढ़ रखी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीरो टू हीरो सीरीज देखे बिना मत जाइए। ये चीज हम लोग बार बार कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जाना है एग्जाम पे तो जाइए, लेकिन जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देख करके जाइए। ठीक है, बाकी चीजें आपने पढ़ी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही आप यहाँ नॉर्मल वीडियो सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ को ड्राइंग वगैरह का मिल जाएगा, जहाँ पे मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई भी वीडियो आपको जीरो टू हीरो लिखी हुई ग्लोबल आईटीआई पे दिख जाती है तो उसको आपको देखना ही है, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ का भी मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे ग्लोबल आईटी, सबसे पहले आपको मिल जाएगा global.it.org, और इस पे क्लिक करेंगे आप, इस तरह से वेब आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, आपके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं दिखाई देते, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में तीन लाइनें हैं, इस पर क्लिक करना होता है। वहां क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, फिर फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेंगे। फिर क्लिक करने पे नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से फिटर फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ का भी नाम वही रखा हुआ, फिटर थ्योरी जीरो टू हीरो, तो यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाइज का नाम पूछा था जो कि आप लोग जानते होंगे, हैंड वाइज। ये बच्चे ने जो है स्क्रीनशॉट लेकर भेजा हुआ था, तो यार कौन सी वाइज है, हैंड वाइज है, हमने जीरो टू हीरो सीरीज में इसको किया था। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा है गोल्डन हावर की अवधि क्या होती है। ठीक है, जो गोल्डन हावर बोला जाता है उसकी अवधि क्या होती है। देखिए जो पहला है थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में मिसप्रिंट है, यहाँ पे घटना के बाद होगा, घटना के बाद के पहला 30 मिनट, मतलब जब कभी भी एक्सीडेंट या कोई घटना होती है तो जो आपका मतलब एक्सीडेंट हो या कोई घटना हो तो उसके बाद का जो पहला 30 मिनट है वो मरीज के लिए, वह रोगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वह जितना जल्दी, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पहले आए होते तो शायद इनकी जान बच जाती। मतलब चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद जो स्टार्टिंग का 30 मिनट होता है ना, वह बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है, कीमती होता है, इसीलिए उस आधे घंटे को गोल्डन आवर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है कि घटना के बाद का पहला जो 30 मिनट होता है उसी को गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप जीरो टू हीरो सीरीज देख लीजिए, वहां पे मैंने बताया। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। देखिए राउंड बार कोई मतलब हमारे पास बेलनाकार जॉब है इस टाइप से, और इसका हमें सेंटर निकालना है, केंद्र, केंद्र का मतलब सेंटर निकालना। तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग जैनी कैलिपर यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे और बिल्कुल सही है। जैनी कैलिपर, जिसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, ऑड लक कैलिपर या फिर हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए ये भी पीडीएफ से लिया गया है, हैवी ड्यूटी मशीन। ठीक है, पेडेस्टल ग्राइंडर, इसमें पहले से आंसर टिक किया हुआ है कि जो हैवी ड्यूटी मशीन होती है इसके लिए कौन सा ग्राइंडर यूज करते हैं हम लोग, कौन सी ग्राइंडिंग मशीन, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। कौन सा मार्किंग मीडिया आपका जहरीला होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ भी देखिए पहले से टिक किया हुआ, कॉपर सल्फेट। ये बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ पीडीएफ से लेकर के, और एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया था तो उसमें मैंने एरो लगा करके
अपलोड कर दिया था आंसर पे, तो वही वहां से लिया हुआ है, इसलिए पहले से यहाँ पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है, पर्शियन ब्लू मैंने बताया था, ये सूखने में ज्यादा समय लेता है और फिनिश जॉब पे यूज किया जाता है। सेल्यूलेज लेकर आपका जल्दी सूख जाता है। व्हाइट वाश हमारा जो फोर्जिंग की हुई जॉब होती है, खुरदुरी सतह वाली जॉब होती है, उस पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए हम लोग वेब चीजें यूज करते हैं। चेन ड्रिलिंग क्या होता है? किसी जॉब पर हम लोग इस टाइप से पहले होल करते हैं, पहले इस टाइप से होल किया जाता है। होल करने के बाद चेन ड्रिलिंग ये ना, एक चेन में एक श्रृंखला में ड्रिल कर दिया गया। अब चेन ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिल किए हुए भाग के बीच का मटेरियल को हटाने के लिए जो चीजल यूज किया जाएगा वही होगा हमारा क्या? वेब चीजल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी की बात कर रहा है कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ना बिल्कुल सही है। 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ, मतलब 10 mm की लंबाई में 0.002 mm की एक्यूरेसी में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो कि ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? आपको मालूम होगा स्नग, इसमें भी हालांकि यहाँ नीचे राइट आंसर लिखा हुआ, राइट आंसर इज ए। ठीक है, स्नग होता है जो कि स्क्राइबर को पकड़ता है कहां पे? यूनिवर्सल सरफेस गेज पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह 3 जबड़ा चक आपके सामने है। यह भी हमने जीरो टू हीरो सीरीज में किया है। जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने एक एक पार्ट का नाम बता रखा है। अगर आपको सारे पार्ट के नाम जानना है ना, तो जीरो टू हीरो सीरीज एक बार आप देख लेना, सारे पार्ट्स के नाम आपको पता चल जाएंगे कि इसको क्राउन व्हील कहते हैं, या आपका स्क्रॉल होता है, बैक प्लेट होती है, बॉडी होती है, इंटरनल जा होता है, एक्सटर्नल जा होता है। क्योंकि हमें मालूम है थ्री जा वाला जो चक होता है ना, उसमें हमारा क्या होता है? उसमें अलग अलग जा होते हैं, इंटरनल के लिए अलग, एक्सटर्नल के लिए अलग। जबकि 4 जा चक में एक ही जा को रिवर्स करके लगाया जाता है, इसलिए उसको रिवर्सेबल जा कहते हैं, उसमें अलग अलग नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ये चीज हो गई हमारी। तो ये कौन सा है? तो ये लगा हुआ जो पार्ट को दिखाया जाता है, ये इंटरनल रहेगा। अगर इसको पूछता तो एक्सटर्नल रहता। तो इस वाले को जो लगा हुआ है उसको पूछ रहा है तो इंटरनल जाओ सही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। ये आपके पीडीएफ में गलती है, हालांकि मैंने जीरो टू हीरो सीरीज में इस चीज को सही कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आंतरिक जबड़ा दोनों है। ठीक है, तो इंटरनल जा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कि किस कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया? देखिए ये जो स्क्रीनशॉट भी है जीरो टू हीरो सीरीज से ही स्क्रीनशॉट लिया गया, ग्लोबल आईटी यूट्यूब पे लिखा हुआ बैकग्राउंड में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ड्राई एयर जेट। यह भी क्वेश्चन मैंने जीरो टू हीरो सीरीज में करा रखा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? आपको मैंने बताया जीरो टू हीरो सीरीज कहां से देखना है, आपको यूट्यूब में जाना है, ग्लोबल आईटी सर्च करना है। ग्लोबल आईटी सर्च करने के बाद, जो बच्चे अभी से देख रहे होंगे एक बार फिर से बता दूं कि आप ग्लोबल आईटी सर्च करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव। लाइव वाले पे क्लिक करेंगे, लाइव वाले पे क्लिक करके नीचे आएंगे, मिल जाएगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर जीरो टू हीरो। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे कौन सी धातु सीट पानी और संपर्क के झेल सकती है? तो गैल्वेनाइज्ड सीट होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब चीजों को कई बार करा चुका हूं। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया, फिर दोबारा से जो हमारी लाइव क्लासेस मैराथन चल रही थी उसमें भी कराया, फिर जीरो टू हीरो सीरीज में भी कराया, तो कई बार करा चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? यह भी जीरो टू हीरो सीरीज से स्क्रीनशॉट लिया गया है। इसका आंसर डी सही होगा, माइल्ड स्टील, जो कि नीचे भी दिया हुआ। मैंने पीडीएफ में भी यही कर रखा है इस बार, जिससे कि आपको मोबाइल में देखने में दिक्कत ना। मोबाइल में बड़ी दिक्कत होती थी, पीडीएफ ले लेते थे, अब भाई पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा देख लिया, अब आंसर देखने के लिए बिल्कुल नीचे जाओ, हालत खराब हो जाती थी स्लाइड करते करते। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई चलो उसके नीचे ही आंसर दे देते हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप मोबाइल में भी क्वेश्चन को देख सको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है ना वो ब्लैक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नीचे लिखा भी है। और अगर यहीं पे पूछ देता है एसिटिलीन सिलेंडर का कलर, तो वो मैरून कलर होता है। और अगर वही इनर्ट गैस का पूछता तो वो ब्लू कलर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं? जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका रीडिंग हमें किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो रीडिंग होता है वो पॉइंटर के द्वारा। भाई उसमें जो डायल होता है, डायल में जो पॉइंटर लगा होता है, जब आप डायल टेस्ट इंडिकेटर को आगे पीछे स्लाइड करोगे तो जो पॉइंटर होता है वो रीडिंग देता है, डायल के अंदर वो घूमता है और हमें रीडिंग प्राप्त होती है। तो वही चीज पूछ रहा है, रीडिंग कहां से प्राप्त होगी? तो पॉइंटर के द्वारा प्राप्त होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, घड़ी में भी तो वैसे ही होता है, घड़ी में वो पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर घूमता है। अब तो ये डिजिटल वाली आ गई, इसमें लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन जो पहली घड़ी होती है हमारी एनालॉग वाली, ठीक है, जिसमें सुई रहती है, तो उसमें पॉइंटर होता है, उसी के द्वारा तो हमें समय का पता चलता है, उसी के द्वारा रीडिंग निकालते हैं। वैसे यहाँ पे भी रीडिंग हम कैसे निकालेंगे? पॉइंटर के द्वारा निकालेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वह कौन सी होती है। क्रेस्ट रूट क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो हमारे पास स्क्रू होता है, स्क्रू में कटी होती है क्या, थ्रेड। इस टाइप से हमारा स्क्रू में थ्रेड कटा होता है, ठीक है ना। ये स्क्रू होगा, स्क्रू पे थ्रेड कटा हुआ है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, क्योंकि ये ऊंचाई पे है, आप जानते हैं कोई चीज ऊंचाई पे होगा तो उसको हम लोग शिखर बोलते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट कह सकते हैं, तो इसी को क्रेस्ट बोला जाता है। और जो गहराई में हिस्सा है, जो गहराई वाला हिस्सा है, गहराई वाला हिस्से क्या कहेंगे, बताइए, ये जड़ में है तो रूट कह सकते हैं, जड़ को हम लोग रूट कहते हैं इंग्लिश में। आई बात समझो, तो ये रटने वाली चीज नहीं है भाई। जो गहराई में है, जड़ में है, उसको रूट बोला जाएगा। जो ऊंचाई पे है, शिखर पे, उसको क्रेस्ट बोला जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी, कहने का मतलब है कि ये हमारा क्रेस्ट हो गया और ये हमारा रूट हो गया। तो क्रेस्ट से रूट तक की या जो दूरी है क्या कहलाएगी भाई, टोटल क्या, यही तो हमारी थ्रेड की गहराई है। तो आप कह सकते हो यही हमारी डेप्थ कहलाएगी, गहराई कहलाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पिच क्या होता है, तो एक थ्रेड से लेकर के दूसरे थ्रेड तक की जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है सीधी वाली, यही हमारा क्या होता है, पिच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति, जो वेल्डिंग की जाती है तो उसी दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल विकृति कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। ए भी चीज मैंने आपको बताया था कि एबीसी 3 होता है हमारे पास। ए बताता है किसको, एयरवे को, ए बताता है एयरवे को, बी बताता है ब्रीथिंग को, सांस लेना, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग के बाद सी क्या होता है, सर्कुलेशन, कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बना हुआ है या नहीं है। तो ये तीनों का फुल फॉर्म होता है एबीसी का, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो यहाँ ए का पूछ रखा है तो ए का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एयरवे। बी का पूछेगा तो ब्रीथिंग, सी का पूछेगा तो सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है, ठीक है। रिवेटिंग विधि क्या होती है, तो आप जानते हैं रिवेटिंग में हम लोग रिविट लेते हैं। रिविट के एक साइड बना होता है हेड, रिविट के एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड हमारा क्या बना होता है, टेल बना होता है। पार्ट्स में रिविट को लगाने के बाद दूसरे वाले हिस्से को हम लोग पीट पीट कर इसको भी हेड के रूप में बदल देते हैं, तो रिविटिंग कहलाती है, ठीक है। तो इस टाइप से दूसरा प्रोसेस क्या है जो रिविटिंग के टाइप से ही किया जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 होता है। पिनिंग, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो पीआईएन वाला पिनिंग होगा, पीआईएन वाला जो पिनिंग होता है ये अलग होता है, या कॉटर पिन, स्प्रिंग पिन, इस टाइप के जो पिन होते हैं ना, जो 2 पार्टों में लगाए जाते हैं, वो आता है किसमें, पिनिंग के अंतर्गत आता है। और जो सी वाला ऑप्शन है पीडब्ल्यूआईएन वाला पिनिंग, यह पिनिंग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पार्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पार्ट होगा इस टाइप से, और इसमें यहाँ पे ऐसे निकला हुआ मेटल आता है इस टाइप। इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इसमें लगाना होता है, एक और पार्ट लगाना होगा जिसके बीच में क्या रहेगा, ऐसे ही होल बना होगा। इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, यह जो हिस्सा इस होल में से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद इसको हम हैमर से पीट देंगे जिससे यह फैल जाएगा, फिर यह पार्ट इस पार्ट के साथ फिक्स हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो जैसे हमने रिविट में पीट करके हेड बनाया, उससे इसमें भी इसको पीट करके इसको जाम कर रहे हैं, हेड बना रहे हैं। तो इसीलिए इस विधि को रिविटिंग के समान बोला जाता है। कौन से वाले को, PEEING वाले पिनिंग वाले को। ये ध्यान देना, PIN और PEE दोनों ऑप्शन मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार तो दोनों पिनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो 100 के इंपैक्ट को सहन कर सके। देख रहे हैं सब क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है 0 to हीरो में मैंने करा रखा है, तो 0 to हीरो देख लोगे तो पास होने से तो कोई नहीं रोक पाएगा, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो 100 के इंपैक्ट को सहन कर सकता है, तो वह टफनेस होता है। टफनेस होता है जो अचानक इंपैक्ट लोड, अचानक लगने वाले लोड को, वही कह रहा ना। 100 क्या इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब होता है जो अचानक जो झटके पे लोड लगता है, तो उसको सहन करने के लिए टफनेस का गुण होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला करें, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो मशीन स्पिंडल ड्रिल चक को आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बाई आर्बर। आर्बर पे ही ड्रिल चक को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पूछा गया है, देखिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच ये लाइन खींच रखी है और इसी को यहाँ दिखा करके एक्स के रूप में पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिविट का उपयोग किया जाता है। तो हल्की असेंबली के लिए हम लोग कोनिकल हेड रिविट यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ज्यादातर 2 ही क्वेश्चन आता है, हल्की असेंबली वाला पूछेगा या भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए। तो भारी वाला जब हैवी वाला बात करेगा तो वहां पे पैन हेड रिविट होता है। पैन हेड कब होगा, जब हैवी की बात करेगा, भारी की बात करेगा। यहाँ पे हल्की की बात कर रहा है ना, हल्की की बात करेगा तो कोनिकल हेड रिविट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपके सामने है कि कुल उत्पादक, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से संबंधित है।
तो इसमें से कौन सा पार्ट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब रख रखाव लागत कम कर देता है। ठीक है, ये आपका 0 to हीरो में नहीं है, तो इसको यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 40 mm ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें। ठीक है, यदि काटने की गति कितना है 15 मीटर पर मिनट है। ठीक है, यहां से 40 mm ढलवा लोहा रॉड को टर्न करना, हमें 40 mm की ढलवा लोहा का रॉड है। 40 mm मतलब क्या, व्यास दे रखा है, डी दे रखा है, कितना 40 mm, यह न्यूमेरिकल आ गया आपका। और उसके बाद बात कर रहा है कि इसका काटने की गति दे रखा है 15 मीटर प्रति मिनट, मतलब v की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, हमसे पूछा है कि स्पिंडल की गति ज्ञात करें, मतलब चक्कर प्रति मिनट, हमें आरपीएम निकालना है। फार्मूला आपको याद होगा, v इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट, ये चीज होता है हमारे पास। v की वैल्यू हमें पता है, d का वैल्यू भी पता है, पाई का आप जानते हैं 22/7 होता है, या 3.14 ले सकते हैं, और n की वैल्यू हमें निकालनी है। n की निकालने तो पहले फार्मूला को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इधर चला जाएगा, v इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। v की वैल्यू कितना है, 15 दे रखा है, 15 इंटू 1000 अपान पाई का मान आप 3.14 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो रख लीजिए। ठीक है, इंटू डी का मान 40 दे रखा है। देखिए 1 0 से कट गया, 4 से 25 चौको 100। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे पास। चलिए अब इसको आप क्या करना, अपने से कैलकुलेट कर लेना। मैं यहाँ पे गुणा भाग करूंगा तो टाइम लगेगा, हालांकि यहाँ से आप, मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में खुद से करना पड़ेगा। 15 इंटू 25 करने पे आ गया हमारा 375, और उसमें हम भाग दे देंगे 3.14 से। 119.4 के लगभग आ रहा है, जो कि इसके करीब है, किसके 119.3 के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी गुणा भाग करके देख लेना, यही आएगा, लेकिन आप खुद से करना, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 जबड़ा चक्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन है तो दोबारा आ गया भाई, मैंने बताया ना, जब बाहर वाला पूछेगा तो एक्सटर्नल जा, जब अंदर यहाँ जो लगा हुआ है इसको पूछेगा तो इंटरनल जा, आंतरिक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनल जा। हालांकि यहाँ पे आंसर ही देखिए गलत हो गया है ना, यहाँ पे ऑप्शन इसमें डी नहीं होना चाहिए था भाई, ये तो एक्सटर्नल जा। एक्सटर्नल जा तब होता जब इसको पूछता, इस वाले का पूछ रखा है ना, तो इंटरनल जा रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक रिविट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। रिविट है तो ऊपर वाले को आपको मालूम होगा, इसको हम लोग हेड कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग टेल कहते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा ये होता है यहां से यहां तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी, बॉडी या फिर सैंक बोला जाता है। और बॉडी या सैंक का जो डाया होता है, इसी से रिविट के व्यास को दिखाया जाता है, इसी को हम लोग डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर। क्लियर, तो यहाँ पे हमसे पूछा था भाई ये वाला भाग, तो बॉडी या सैंक बोलते हैं, तो ऑप्शन में बॉडी, ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रिल बिट का फिगर दे रखा है, और इसका ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यह एंगल और इसके जो फ्लैंक से एंगल बनता है, तो इस एंगल के बीच में जो एंगल होता है उसको लोग क्या कहते हैं, लिप क्लियरेंस एंगल। क्या बोला जाता है, लिप क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। ठीक है, जो अभी पीछे क्वेश्चन मैंने कराया वो भी 0 to हीरो सीरीज में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या एक सिंबल दिखा रखा है और कह रहा है कि ट्रेन बना रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पे ट्रेन जा रही है, मतलब जहां पे भी इस टाइप का सिंबल बना हो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, अनगार्डेड है, यहाँ से ट्रेन आएगी जाएगी, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है इस स्टेशन पे, आपको अपना खुद से देखना है ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, तब क्रॉस करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहां पे भी इस टाइप का सिंबल बनाओ भाई, ट्रायंगुलर त्रिभुज बना करके उसमें अगर ट्रेन बना दे चलती हुई, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से ट्रेन आएगी जाएगी, और ये अनगार्डेड है, यहाँ पे गार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। चलिए यह हमारा लिप हो गया और यह भी लिप हो गया, दोनों लिप के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं। नहीं सॉरी, एक एंगल वाला ना, दोनों लिप के बीच का जो होता है पॉइंट एंगल होता है। दोनों लिप के बीच का जो एंगल होता है क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लिप इधर हो गया, एक लिप इधर हो गया, इसके बीच का एंगल पॉइंट एंगल होगा, और इसी को इसने इधर दिखा दिया। चाहे उस वाले एंगल को कहिए चाहे इस वाले एंगल, दोनों एंगल आमने सामने सम्मुख कोण है, दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको या इसको दोनों एक ही बात है, तो दोनों क्या पॉइंट एंगल। ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल जनरली हम लोग 118 अंश रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या है, यह भी 0 to हीरो सीरीज में आपको कराया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
नॉर्मल हमारे पास डायमीटर वाला ऐसे दो जॉब था, दो स्टेप में था ना, ऐसे था और एक ऐसे था, और हमने यहाँ पे एक अंदर कट बना दिया जिससे कि चूड़ियां पूरा इस पे यहाँ तक काटी जा सके, आखिरी छोर तक, और चूड़ियां बिल्कुल क्लियर बन सके। जब भी थ्रेड काटना होता है तो हम ऐसी जगहों पे ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा लास्ट तक थ्रेड नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा सा अंडर कट कर दिया, तो इसलिए ऑप्शन भी डी वाला सही हो जाएगा, अंडर कट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 38 क्वेश्चन थे और आपको मैंने लगभग 32-33 क्वेश्चन करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस बच्चे ने जो भी भेजा था इसे पूरा याद था, लगभग 32-33 क्वेश्चन इसने भेज रखा था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। चलिए यहाँ पे दे रखा, पूछ रहा है कि इस फिगर में कि इसका क्या नाम है, तो ये हमारा टैप रेंज, लेकिन चूंकि वो पूरा एक ही भाग में है, सॉलिड है, ठोस है, इसलिए इसको सॉलिड टैप रेंज बोलेंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉलिड टाइप टैप रेंज। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है, पूछ रहा है। तो यह लंबा इसका पिलर दिख रहा है, तो इसलिए पिलर ड्रिलिंग मशीन होगा। रेडियल भी इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें पिलर छोटा रहता है, छोटी साइज की होती है, और उसकी अपेक्षा थोड़ी हैवी होती है, उसको हम लोग पिलर ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, और आपको क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पहले कर रखे हैं। और लास्ट में जाते जाते फिर बोलूंगा कि जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देख करके एग्जाम में जाइए। फिर ऐसे ही अगर आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो मैं आपको करवाता रहूंगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से देख करके एक बार चीजें रिवीजन करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।